हेलो स्टूडेंट्स, सारन गुरु की डिजिटल दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाए हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर हाल ही में बिहार बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के लिए जारी कर दिया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर वो सेट होता है जिसके अनुसार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसलिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में क्लास 10th या 12th का, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडल क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें, ताकि आपको एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम की टाइमिंग का, एग्जाम के क्वेश्चंस का पता लग सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th के इतिहास विषय का। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लेकर मैं आया हूं, ताकि जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और इस वीडियो से उनको भी लाभ पहुंचे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है। साथियों, पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, यानी कि आपको सोशल साइंस के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से केवल और केवल 40 आपको बनाने हैं ऑब्जेक्टिव में। इस तरह से देखा जाए तो बाकी क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसमें शॉर्ट आंसर्स भी रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी रहेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम केवल बात करेंगे एमसीक्यूज की यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इन 80 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। अगर आप 40 से ज्यादा करते हैं तो शुरू के 40 क्वेश्चंस ही केवल काउंट किए जाएंगे। और हमारे सेशन को शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपके लिए। एक विशेष सूचना, एक विशेष इंफॉर्मेशन है जो कि आपको क्लास के सेशन के एंड में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उस सूचना से वंचित न रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन सेशन को। ये रहा पहला प्रश्न पूरे 1 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। मेजनी का संबंध किस दल से था? विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मेजनी बिलोंग टू? अब यहां पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद से मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा और इस टाइम में आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है। आपको एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है और आपको मार्क करते जाना है क्वेश्चंस के आंसर। जैसे अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है ए है या बी है या सी है या डी है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने खुद से सही बना लिए। इस तरह से आप अपनी तैयारी का, बोर्ड के एग्जाम्स में कितना पढ़ाई आपने की है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न को बनाना। मेजनी का संबंध किस दल से था? आपको मालूम होगा कि मेजनी जो था उसके बारे में हमें यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में यानी कि इतिहास के पहले चैप्टर में ही पढ़ना है। अब इसमें से किस संस्था से इसका संबंध था? पहली संस्था है कार्बोनरी, दूसरी है यंग इटली, तीसरी है यंग यूरोप और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मेजनी बिलोंग टू? तो क्या मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था या यंग इटली से था या यंग यूरोप से था या इन सभी से था? तो ध्यान रखिएगा, मेजनी जो इटली का क्रांतिकारी था उसका संबंध कार्बोनरी से भी था, यंग इटली से भी था और यंग यूरोप से भी था। ये सभी राष्ट्रवादी संगठन थे जिसके माध्यम से मेजनी ने इटली में क्रांति लाने और इटली के एकीकरण का प्रयास किया था। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी का संबंध मेजनी से है। उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों ने उत्तर अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये भी पूरे 1 नंबर का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार्ल्सबाद आदेश किसने जारी किया? हु इशूड कार्ल्सबाद डिक्रीज? कार्ल्सबाद डिक्रीज ये जारी किए गए थे 1819 में।
और इनको जारी करने का उद्देश्य था कि यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं उन क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचला जा सके। साथियों, ध्यान में होगा आप लोगों को कि 1815 में वियना कांग्रेस होती है और वियना कांग्रेस के माध्यम से यूरोप में पुरातन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि प्राचीन व्यवस्था को दोबारा थोपने का प्रयत्न किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कार्लसबाद आदेश को जारी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने, ताकि राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचला जा सके। तो सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां अपनाया गया था? पहली बार साम्यवादी शासन को किस स्थान पर अपनाया गया? वेयर वॉज कम्युनिस्ट रूल फर्स्ट अडॉप्टेड? कम्युनिस्ट या साम्यवादी शासन की बात जब हम करते हैं तो पहले हम देखेंगे इनमें ऑप्शंस क्या क्या है। कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अगर सही उत्तर नहीं पता है तो हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं पहला उत्तर है यहां पर रूस। हम जानते हैं कि रूस में साम्यवादी शासन है। जब बात फ्रांस की आती है और इंग्लैंड की आती है तो ये दोनों उत्तर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये दोनों राष्ट्र पूंजीवादी हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट हैं। अब ये दोनों उत्तर नहीं हो पाए तो हमारे पास 50-50 चांस हो गया कि हम सही करेंगे या तो रशिया या फिर चाइना। जब हम लोगों ने समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसे मैंने खुद पढ़ाया था, इसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है, तो हमने पढ़ा था कि रूस में क्रांति होती है 1917 में, बोल्शेविक क्रांति। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद से रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी, यानी कि विश्व में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना 1917 में रूस में होती है। और यही हमारा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन या कम्युनिस्ट रूल सबसे पहले कहां अपनाया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रशिया। चीन भी एक साम्यवादी देश है, लेकिन इसने रूस के बाद साम्यवादी शासन को अपनाया था, इसलिए यहां सही उत्तर होगा रूस। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था रूस में कई क्रांतियां हुई थी। एक क्रांति फरवरी या मार्च में होती है और दूसरी क्रांति अक्टूबर या नवंबर में होती है। फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर का भेद क्यों पैदा होता है? क्योंकि यहां पर रूस में उस समय क्रांतियों के समय जूलियन कैलेंडर अपनाया गया था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। यानी जो मार्च की क्रांति की हम बात करते हैं वो रूसी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में हुई थी, और जब हम नवंबर क्रांति की बात करते हैं तो रूसी कैलेंडर के हिसाब से ये अक्टूबर में हुई थी। तो इसे अक्टूबर या नवंबर क्रांति भी कहते हैं और फरवरी या मार्च की क्रांति भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? अंडर हुज लीडरशिप वॉज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रशिया आफ्टर द मार्च रिवॉल्यूशन? मार्च या फरवरी रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर लेनिन गलत हो जाएगा, क्योंकि लेनिन के नेतृत्व में 1917 में सरकार तो बनी, लेकिन नवंबर या अक्टूबर क्रांति के बाद, नवंबर या अक्टूबर क्रांति के बाद। क्या यहां केरेंस्की होगा? क्या यहां स्टालिन होगा? क्या यहां ट्रोट्स्की होगा? ध्यान रखिएगा, स्टालिन जो आता है ये लेनिन के बाद आता है। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन हुआ। ये भी उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नवंबर क्रांति के बाद, हम तो मार्च की बात कर रहे हैं, यानी नवंबर से पहले की, लेनिन से पहले की बात कर रहे हैं। और ट्रोट्स्की जो था ये तो विदेश मंत्री था। स्टालिन जो था इसको लेनिन का उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेनिन का उत्तराधिकारी। तो यहां तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, लेनिन भी, ट्रोट्स्की भी और स्टालिन भी। सही उत्तर आता है हमारे पास केरेंस्की। और इसी केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट करके लेनिन ने रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना की थी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेका कैसा संगठन था? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज चेका? गुप्त पुलिस संगठन, सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कारखानों का संगठन यानी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्रांतिकारियों का संगठन यानी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर छात्रों का संगठन यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन? सही उत्तर इसका क्या होगा? ध्यान रखिएगा, चेका का गठन लेनिन के सरकार के विदेश मंत्री ट्रोट्स्की ने किया था, जिसका उद्देश्य था लेनिन के विरोधियों या इस तरह से कहें कि समाजवाद के विरोधियों, साम्यवाद के विरोधियों और पूंजीवाद के समर्थकों को चुन चुनकर पकड़ना और उन्हें सजा देना। इसी उद्देश्य से चेका नामक गुप्त संगठन, गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था, यानी कि यहां सही उत्तर हो जाएगा सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? यूटोपियन समाजवादी वे समाजवादी थे जिन्होंने एक आदर्शवाद वाली समाज की कल्पना की, यानी कि वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी। वर्ग संघर्ष से बचकर और किस तरह से समाज में समन्वय लाया जा सकता है, इसकी आदर्शवादी कल्पना इन लोगों ने की थी। इसीलिए इन्हें यूटोपियन अथवा स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, किंतु इन्हीं के विचारों से साम्यवाद की अवधारणा को बढ़ावा मिला, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यूटोपियन समाजवादियों में सबसे प्रथम कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन या लुई ब्लां? ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन। सेंट साइमन ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से साम्यवाद की परिभाषा दी थी। हालांकि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इसे नहीं माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे जो विस्तृत तरीके से, व्याख्यात्मक रूप से और लोगों के समझने लायक परिभाषा सेंट साइमन ने दी थी और वर्ग विहीन समाज की एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। आदर्शवादी समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत करने का काम सेंट साइमन ने किया था, इसीलिए सेंट साइमन को प्रथम यूटोपियन समाजवादी माना जाता है। रॉबर्ट ओवन कौन था? रॉबर्ट ओवन फ्रांस से बाहर के प्रमुख यूटोपियन समाजवादियों में से एक था। यह था ब्रिटिश उद्योगपति। उद्योगपति यानी कि पूंजीपति होते हुए भी इसने साम्यवाद का समर्थन किया था। यही विशेषता इसको बाकी साम्यवादियों से और समाजवादियों से अलग बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? इन विच कांग्रेस सेशन वाज द गोल ऑफ स्वराज प्रपोज्ड? स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन। ध्यान रखिएगा, ये उस समय की बात की जा रही है जब भारत गुलाम था, भारत पर अंग्रेजियों का शासन था। तो इस समय स्वराज का लक्ष्य, इसके पहले जब भी बात करती थी कांग्रेस जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, में, और 1885 से लेकर कुछ समय तक, जब तक उदारवादी चरण, जैसे 1905 तक उदारवादी चरण माना जाता है, इस समय तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रही थी या कुछ शासन में थोड़े बदलाव की मांग कर रही थी, यानी कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति की बात यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे थे, बल्कि ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार का भी शासन रहे, लेकिन जनता के लाभ के लिए सरकार काम करे। तो ऐसी स्थिति में जब काफी समय तक इनकी मांग को सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब अब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, अब हमको स्वराज चाहिए। स्व माने अपना, अपना राज, अपना शासन चाहिए, यानी भारत पर भारतीयों का ही शासन होना चाहिए, ये कहा कांग्रेस के नेताओं ने और स्वराज का लक्ष्य पारित किया। ऑप्शन है यहां पर नागपुर सेशन, पूना सेशन, मद्रास सेशन या फिर लाहौर सेशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस की वजह से।
अगर हम केवल स्वराज की बात करते हैं कि स्वराज की बात कब कही गई थी, तो स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था 1905 में ही, बंगभंग आंदोलन के बाद। बंगभंग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 1905 में अधिवेशन होता है तत्कालीन कलकत्ता में, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की बात कही जाती है। लेकिन यहां पर कह रहा है स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया, और इनमें यहां पर कहीं भी कलकत्ता अधिवेशन की चर्चा नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में हम मानेंगे प्रश्न को कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। जब बात पूर्ण स्वराज की आएगी तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी लाहौर अधिवेशन। फिर से बोल देता हूं, याद रखिएगा, अगर केवल स्वराज के प्रस्ताव की बात होती है तो उत्तर हो जाएगा 1905 का कलकत्ता अधिवेशन, और पूर्ण स्वराज की जब बात आती है तो उसका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929 ईस्वी में। चूंकि यहां पर कलकत्ता अधिवेशन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लाहौर अधिवेशन के साथ जाएंगे और इसी को सही उत्तर मानेंगे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और लाहौर में रावी नदी के किनारे सफेद घोड़े पर खड़ा होकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर, घोड़े पर बैठकर और नंगी तलवार लेकर इन्होंने घोषणा की थी कि अब भारतीयों का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है। और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, ये आजादी के पहले की बात है, 1929 और 1930 की बात हो रही है। और 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बाद में जब 15 अगस्त को भारत आजाद होता है तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। नागपुर अधिवेशन भी काफी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1920 में नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। पूना अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में ही होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैलने के चलते बंबई में अधिवेशन होता है 1885 में और कांग्रेस की स्थापना होती है। मद्रास में कई सारे अधिवेशन होते हैं, लेकिन पूर्ण स्वराज से या स्वराज से इनका कोई संबंध नहीं है। अतः हमारा सही उत्तर लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, जो कि 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? Who recommended abolishing the तीन कठिया सिस्टम? सबसे पहले यहां पर हम ये जानेंगे कि तीन कठिया व्यवस्था क्या थी। तीन कठिया व्यवस्था जो थी ये नील की खेती से संबंधित थी। नील की खेती, इसके अंतर्गत किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, भले उनकी इच्छा हो या ना हो। तीन कठिया का मतलब है 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, यानी 3/20। जो लोग गांव से होंगे उनको इसकी ज्यादा जानकारी होगी, फिर भी जिनको जानकारी नहीं उनको मैं बता देता हूं कि हमारे बिहार में मोस्टली जगहों पर 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा 1 बीघे के बराबर होता है। तो 1 बीघे में 3 कट्ठा क्षेत्र पर, यानी कि हर एक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे क्षेत्र पर नील की खेती अनिवार्य रूप से किसानों द्वारा से करवाई जाती थी अंग्रेजी हुकूमत में, भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो। अब नील की खेती करने से 2 नुकसान होते थे। एक तो इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जिस खेत में नील बोया जाता था वो दलदल हो जाता था खेत। और दूसरी कि यूरोप के देशों में प्राकृतिक नील की जगह कृत्रिम नील बनाया जाने लगा था, जिसकी वजह से भारतीय नील की मांग काफी घट गई थी। तो इनको अपनी लागत के हिसाब से भी किसानों को आमदनी प्राप्त नहीं हो पाती थी, जिस वजह से वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। फिर भी अंग्रेज उनसे जबरन खेती करा रहे थे। इसके विरोध में 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और किसान इनकार कर देते हैं नील की खेती करने से।
बाद में जब ये बात बड़े पैमाने पर आंदोलन बड़ा रूप लेने लगता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जांच करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष होते हैं FG स्लाई की अध्यक्षता में बनी एग्रेरियन कमेटी यह बताती है अपनी रिपोर्ट में कि नील की खेती से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, अतः नील की खेती उनकी इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से नील की खेती चंपारण में बंद कर दी जाती है और किसानों से जो अग्रिम धनराशि ली गई रहती है वो उन्हें लौटा दिया जाता है। तो तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो उत्तर हो जाएगा चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके अध्यक्ष FG स्लाई थे। ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष भी पूछता है तो कई बार महात्मा गांधी देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अध्यक्ष FG स्लाई थे, महात्मा गांधी उसके सदस्य थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? Which committee was appointed to investigate the जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग एक जगह था, एक छोटा सा बाग था जिसमें एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। और अचानक यहां पर जनरल डायर पहुंचता है, भीड़ को बिना किसी पूर्व चेतावनी दिए अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता जो था उस पर ब्रिटिश आर्मी तैनात थी और लगातार वहां गोलियां चलाई जा रही थी और लोगों के पास भागने के लिए कोई अवसर नहीं मिला। बहुत ही सारे लोग मारे गए इस घटना में। आज भी जब आप जालियांवाला बाग मेमोरियल देखने जाइएगा तो वहां पर दीवार पर गोलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स की बर्बरता को दिखाता है। तो इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब जन आंदोलन व्यापक रूप से शुरू होता है तब सरकार दबाव में एक समिति की नियुक्ति करती है, एक आयोग की नियुक्ति करती है ताकि इस घटना में किसकी गलती थी इसकी जांच की जा सके। अब यहां पर कौन सी समिति होगी? क्या वो खिलाफत समिति होगी? खिलाफत समिति का तो सीधा संबंध खिलाफत आंदोलन से होगा, इसलिए ये प्रश्न गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। क्या वो हंटर कमेटी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा हंटर कमेटी। ध्यान रखिएगा, दो हंटर कमेटी या दो हंटर आयोग का गठन किया गया था। एक था जालियांवाला बाग से संबंधित जालियांवाला बाग घटना की जांच करने के लिए, और दूसरा था शिक्षा से संबंधित जो 1882 का हंटर आयोग था। 1882 का हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। और दूसरा हंटर आयोग जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि इस समिति ने अपनी जांच में ये जानकारी दी थी कि इस घटना के लिए, इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर ही हैं, लेकिन जनरल डायर पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जब वो इंग्लैंड जाता है तो उसे सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड हिंद स्वराज? क्या इसके लेखक पंडित नेहरू थे या फिर विवेकानंद दास? यहां पे मुझे लगता है कि प्रश्न में कोई गड़बड़ी है, केवल विवेकानंद होना चाहिए, या फिर महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की और कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है जो कि काफी प्रसिद्ध रही है।
और इसके अलावा बहुत से अन्य किताबें और मैगजीन्स भी रहे हैं जिनका संपादन गांधी जी ने किया था। समय कम है इसलिए ज्यादा चर्चा इस बारे में हम नहीं कर सकते हैं। पंडित नेहरू की प्रसिद्ध किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक और किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक। ये दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी पंडित नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सब लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां की थी? वेयर डिड द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मानवेंद्र नाथ रॉय इन 1920? 1920 में एम.एन. रॉय ने स्थापना की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ध्यान रखिएगा ये वो दौर है जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और पूरे विश्व में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद जो रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, उस साम्यवाद का प्रभुत्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। इसी से प्रेरित होकर जो भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. रॉय, उन्होंने सोवियत संघ के एक हिस्से ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मद्रास, लखनऊ और काठमांडू गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ताशकंद। और ध्यान रखिएगा ताशकंद ही वो जगह है जहां पर भारत के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। वामपंथी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस क्रांति में हुआ था? इन विच रेवोल्यूशन वाज द वर्ड लेफ्टिस्ट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए कि दो ऑप्शन यहां पर सही हो सकते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन दोनों का संबंध ही वामपंथी शब्द से है। नेपाली क्रांति और अमेरिकी क्रांति से, नेपाली क्रांति तो खैर हम पढ़ना ही नहीं है, अमेरिकी क्रांति से भी इसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है। रशियन क्रांति और फ्रेंच क्रांति, ध्यान रखिएगा वामपंथी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए कि किस देश में हुआ था तो यहां उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में राजा के समर्थक जो थे उनको राइटिस्ट और राजा के जो विरोधी होते थे उनको लेफ्टिस्ट बोला जाता था। लेफ्टिस्ट यानी कि वामपंथी। लेकिन जब बात आती है किस क्रांति में प्रयोग हुआ था तो उत्तर हो जाएगा यहां पर रूसी क्रांति। वैसे भी क्लास 10th की हिस्ट्री बुक में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल और केवल रूसी क्रांति के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर देश पूछा जाए तो हम फ्रांस कह सकते हैं, लेकिन क्रांति में पूछा गया है तो रूसी क्रांति यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा राइट विंग, लेफ्ट विंग या वामपंथी और दक्षिणपंथी ये शब्द जो है काफी समय से प्रचलित हैं, यानी कि विश्व में भी और भारत में भी चोल शासन के दौरान राजा के जो समर्थक होते थे वो राजा के दाहिनी ओर बैठते थे और राजा की नीतियों के जो विरोधी होते थे वो राजा के बाईं ओर बैठते थे, जो कि वामपंथी कहलाए। और उनके लिए चोल प्रशासन में दो शब्द प्रयोग किए जाते थे, इड़गे और वेलंगे। दक्षिण भारत की भाषा है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है। तो खैर यहां पर प्रश्न है कि वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस क्रांति में हुआ, तो उत्तर हो जाएगा रशियन रिवॉल्यूशन या रूसी क्रांति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध है इंग्लैंड से। चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? ये मजदूरों की मांग थी, मजदूरों की राजनीतिक मांग से संबंधित। मजदूरों ने अपने मताधिकार यानी कि वोटिंग पावर को लेकर और अन्य राजनीतिक अधिकारों को लेकर जो मांगे रखी थी वही चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से इंग्लैंड में जाना गया। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? ध्यान रखिएगा यहां भी प्रश्न कंफ्यूजिंग कर दिया है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया किस युद्ध की पराजय के बाद। पेरिस की संधि,
सेव्स की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि या एड्रियानोपुल, ऐसे इसको लिखते हैं। हिंदी में एड्रियानोपुल भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा किताबों में। और ये सेव्स ऐसे लिखा हुआ, सेव्स की संधि। ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं सेव्स की संधि की, तो ये निश्चित रूप से तुर्की के साथ हुई थी जब ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया था। तो ये उत्तर यहां पर सही है। सेव्स की संधि तुर्की के साथ हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। पेरिस की संधि, वास्तव में पेरिस की संधि स्पष्ट रूप से यहां देखने को कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि पेरिस शांति समझौता जरूर हुआ था, जिसके बाद से वर्साय की संधि की नींव रखी गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है प्रशा के साथ, यह संधि हुई थी प्रशा के साथ। और एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी, यह संधि भी हुई थी तुर्की के साथ जब रूस ने तुर्की को हराया था। हालांकि यहां क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो है विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी सेव्स की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन क्या था? जब बार बार भारतीय मांग करने लगे कि भारतीयों को अपना शासन चाहिए, शासन में हिस्सेदारी चाहिए, स्वराज चाहिए, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट पर, ब्रिटिश सरकार पर काफी दबाव पड़ने लगा कि भारतीयों को के राजनीतिक अधिकारों को अनसुना न किया जाए। अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन हुआ लंदन में, और यहां पर भारत की सभी प्रमुख पार्टियों को न्योता दिया गया कि वो आए और क्या क्या उनकी मांगे हैं ये ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करें। ये 3 सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931 और 1932 में। इन्हें गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या आरटीसी के नाम से जाना जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए प्रथम में गांधी जी ने या कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया। जब 1930 के सम्मेलन में गांधी जी या देश की सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने ही भाग नहीं लिया, तो यह सम्मेलन असफल माना गया। जब 1931 की बात आती है तो यहां पर गांधी और तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता में या दोनों पार्टियों के बीच ये तय होता है कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, और साथ में कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी। तो 1931 का जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं लंदन और यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। हालांकि यह सम्मेलन भी असफल हो जाता है। 1932 के सम्मेलन में पुनः कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेता। तो अगर प्रश्न कांग्रेस के बारे में भी पूछा जाए या प्रश्न गांधी के बारे में भी पूछा जाए, तो गांधी या कांग्रेस दोनों में से किसी की जब बात आती है तो उत्तर हो जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से भाग लिया और गांधी ने भी आधिकारिक रूप से। इसके अलावा अन्य कई सारे नेता थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। हालांकि ये जुड़े हुए थे कांग्रेस से ही, लेकिन ये कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं थे। कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में केवल और केवल गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि अलेक्जेंडर ने की होगी, जिसको हिंदी में सिकंदर भी बोला जाता है और इस वजह से अलेक्जेंड्रिया शहर को सिकंदरिया भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर ने अपने घोड़े, इसके घोड़े का नाम था
बुकाफेला, और इस बुकाफेला के नाम पर भी उसने एक शहर बसाया था। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन? शॉर्ट में इसको बोलते हैं IBRD। IBRD को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB या नाबार्ड। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड तो भारतीय संस्था है, तो ये इंटरनेशनल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। एशियाई विकास बैंक ये मुख्यतः एशिया के देशों के लिए काम करता है, पूरे विश्व के लिए नहीं। हालांकि अब इसके मेंबर्स काफी बढ़ने लगे हैं, लेकिन ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक नहीं है, इसलिए सही उत्तर यहां पर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इसे IBRD भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। जब दो विश्व युद्ध होते हैं तो उसके बाद से विश्व के सभी प्रमुख देशों की माली हालत यानी फाइनेंशियल कंडीशन खस्ता हो जाती है। उनके पास इतना धन नहीं होता कि अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत बना सके, तो इसलिए ऐसी संस्था के गठन का विचार आता है उनके मन में, जो कि किसी भी संकटग्रस्त देश जो कि आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हो, उसके लिए कुछ धन एकत्रित करके रखा जाए, कुछ फंड एकत्रित करके रखा जाए रिजर्व के रूप में, जो ऐसे संकट में काम आ सके। तो दो संस्थाएं बनती हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, और इसी विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्टिन लूथर का जन्म कहां हुआ था? मार्टिन लूथर जो थे एक धार्मिक विद्वान थे और इन्होंने कैथोलिक चर्च के विरोध में बहुत ज्यादा काम किया था। इनका जन्म स्थान था जर्मनी। अगला प्रश्न, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? हु मेड इट कंपल्सरी टू ऑब्टेन लाइसेंस बिफोर सेटिंग अप ए प्रिंटिंग प्रेस? ध्यान रखिएगा, भारत में जब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रवादी नेता जो थे वो अपने विचारों से जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दे रहे थे, तो इनका दमन करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने कई लाइसेंसिंग अधिनियम या इस तरह के कई अधिनियम बनाए ताकि भारतीयों की आवाज को दबाया जा सके। इसी कड़ी में मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया था। इनमें से किसके द्वारा? क्या वो लिटन था, क्या वो बेलेजली था, क्या वो जॉन एडम्स था, या फिर विलियम बेंटिक था? ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक को एक उदार शासक के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर यह उत्तर गलत हो जाएगा। क्या ये लिटन, वेलेजली और जॉन एडम्स हो सकते हैं? इनमें से ही कोई उत्तर होगा। सही उत्तर हो जाएगा एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। ये कुछ समय के लिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था और इसी ने भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए ये नियम बना दिया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करता है तो उसको पहले उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लिटन का भी संबंध प्रिंटिंग प्रेस से है। इसने क्या किया? गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट का मतलब हो गया दम घोंटने वाला अधिनियम। गैगिंग एक्ट पारित किया। गैगिंग एक्ट को भी बोला जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वास्तविक नाम था इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय समाचार पत्रों ने इसे गैगिंग एक्ट का नाम दिया था क्योंकि ये भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए, उनका दम घोटने के लिए लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके नियमों के मुताबिक अगर कोई पत्र पत्रिका भारतीय भाषा में छपती है तो उसे छपने से पूर्व जो भी उसकी सामग्री है उसे अंग्रेजों को दिखाना पड़ता था, अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजना पड़ता था इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और जब वो अप्रूव करते केवल उन्हीं पार्ट्स को छापा जा सकता था। अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो उन चीजों को छापा नहीं जा सकता था। और इसको मेनली लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका के लिए, जिसे शिशिर घोष संपादित कर रहे थे। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदलकर इंग्लिश कर ली ताकि
इस अधिनियम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र, कहीं कहीं इंडिपेंडेंट भी देखने को मिलेगा, तो इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट का संपादन मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से किया था। कहां से किया था? इलाहाबाद से, जिसका नाम अब प्रयागराज है। हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा चालू किया गया था और इसे भारत का प्रथम अखबार भी माना जा सकता है। ये एक अंग्रेज ने चालू किया था और अंग्रेजों की बुराइयां ही लिखता था। इस वजह से जेम्स ऑगस्टस हिक्की पर उनको काफी कठोर दंड न्यायालय द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? टीपू सुल्तान, द रूलर ऑफ मैसूर, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रेवोल्यूशन? रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन या ऑल ऑफ दिस? क्या वो रूसी क्रांति से प्रभावित था या फ्रांसीसी क्रांति से या फिर अमेरिकी क्रांति से या इन सभी से? ध्यान रखिएगा, मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। और यह हमें कैसे पता चलता है? चूंकि टीपू सुल्तान जो था जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है, जो कि फ्रांस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। और साथ ही वो नेपोलियन की मदद से अंग्रेजों को भारत से हटाने का प्रयास भी कर रहा था या अपने क्षेत्र से हटाने का प्रयास भी कर रहा था। तो सही उत्तर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत कब और, यह प्रश्न अधूरा है, शुरुआत का श्रेय होगा यहां पर। शुरुआत का श्रेय कब और किसे दिया जाता है? Who is credited with the beginning of the Protestant Reformation? प्रोटेस्टेंट सुधार जो था ये यूरोप में शुरू हुआ था कैथोलिक चर्च के विरोध में। कैथोलिक चर्च और उसकी बुराइयों के विरोध में। कैथोलिक चर्च की बुराइयां और पोप एवं पादरियों के शोषण के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने, जो कि जर्मनी में जन्मे थे, उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। विरोध करने वाले लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा गया और बाद में जाकर ये ईसाइयों की एक अलग शाखा बन गई। कुछ समय बाद कैल्विनवाद का भी उदय हुआ। तो इस तरह से पहले केवल रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले ईसाई थे, बाद में प्रोटेस्टेंट मत आ गया, कैल्विनवाद आ गया, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आ गया। ये कई धड़ों में ईसाई समाज बंट गया। ये हमारा 25वां या अंतिम क्वेश्चन था। अब आप लोग का रिजल्ट क्या रहा? मैंने कहा था कि आप लोग चेक कर लेना, नोटबुक पर लिखते जाना सारे क्वेश्चंस के आंसर। आप लोग का जो भी रिजल्ट आया 25 क्वेश्चंस में से कितने आपने सही बनाए वो आपको बताना है। कैसे बताना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल history@saran-guru में आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अब वो महत्वपूर्ण सूचना जिसके बारे में मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अगर आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे पहुंचे वीडियो तक, ये मैं बता देना चाहता हूं। आपको टाइप करना है यूट्यूब में जाकर सारन गुरु। सारन गुरु जैसे ही टाइप करेंगे आप, सारन गुरु डिजिटल दुनिया आपको ऊपर ही दिखाई देने लगेगा। जब इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये चैनल खुल जाएगा। सारन गुरु डिजिटल दुनिया के इस चैनल को आप देख सकते हैं, जहां पर होम पेज पर ये मेरा वीडियो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है।
और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद से आपको यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लास वाइज सारे प्लेलिस्ट सजे हुए हैं। यहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे ये मेरा प्लेलिस्ट है, जिसमें अभी तक 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इनमें आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए ये प्लेलिस्ट खोलते ही इस तरह से आपको वीडियोस दिखने लगेंगे। इनमें से जो वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं, या अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो YouTube के सर्च बॉक्स में सीधे लिखिए क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे, और इतना लिखने के बाद से आपको ये ऑप्शन सजेशन में आने लगेंगे मेरे वीडियोस। इनमें से जो भी लेक्चर आपको देखना है थंबनेल में आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक है और आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के सेशन में हमने बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का, उसके हिस्ट्री पार्ट को कवर किया। सोशल साइंस के बाकी टीचर अपने अपने पोर्शंस को कवर करेंगे। फिलहाल ये आपको सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आप बताएंगे। अगले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में जाने पर, और साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस भी आने वाले सेशंस में हम लोग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहिए ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा अच्छे से हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।